नमस्कार साथियों, मैं नरेश बारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। लास्ट जो असिस्टेंट प्रोफेसर की राजस्थान में वैकेंसी थी उसमें मैंने राजस्थान टॉप किया था। आज हम इस वीडियो में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए जो इंटरव्यू है उसके लिए हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए उस पर बात करें। इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ कि मेरे इंटरव्यू में 20 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 24, और ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों के आए थे। अगर आप विभिन्न सब्जेक्ट्स में देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके अधिकांश सेलेक्टेड जो स्टूडेंट्स हैं उनके 15 से ज़्यादा मार्क्स थे। बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो 15 से कम वाले सेलेक्टेड थे। इससे के साथ ही मैं मेरी इंटरव्यू की जो रणनीति जो यात्रा है वो बताता हूँ। मैंने 2012 में आईएएस का इंटरव्यू दिया था। आईएएस का मेंस मैंने काफ़ी बार दिया, पाँच प्रीलिम्स लिए, यानी मैंने 5 अटैम्प्ट लिए, 5 मेंस दिए। इसके अलावा ईपीएफओ का जो ईओ का जो इंटरव्यू था यूपीएससी में ही था, वो मैंने दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर का मैंने हिमाचल में 2 इंटरव्यू दिए, हरियाणा में 1 इंटरव्यू दिया, उत्तराखंड का मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ, मैं कॉल यहाँ देने नहीं गया, मध्य प्रदेश का मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ। तो ये जो, और राजस्थान में तो इंटरव्यू हुआ ही था। तो इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलरली इस एग्ज़ाम का जो इंटरव्यू है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके लिए क्या रणनीति रहनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है, साक्षात्कार कितना निर्णायक। देखिए, कितने ही सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश कर ली हो या इंटरव्यू में करप्शन के मामले आते हैं या इंटरव्यू को एक तरीके से इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट नहीं माना जा रहा, लेकिन इसके बावजूद जो मार्क्स की रेंज है, भले ही वो आरपीएससी की हो या यूपीएससी की हो, वो रेंज ऐसी रखता है कोई भी कमीशन कि यह मैटर करता है। जैसे जब शायद 300 का इंटरव्यू होता था तो 90% मार्क्स रेयरेस्ट ऑफ द रेयर को देते होंगे, लेकिन रेंज बढ़ाने के लिए 24 में से 22 मार्क्स भी कमीशन दे रहा है और 7 मार्क्स भी दे रहा है। तो ये 7 से 22 का ये जो 15 अंक की रेंज है, यह है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। पूरी भर्ती में आई थिंक 10-20% तो ऐसे होते हैं जिनको इंटरव्यू में ना दे तो भी उनका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन रेस्ट ऑफ जितने भी सिलेक्टेड होते हैं उन सबको इंटरव्यू की नीड होती ही होती है। तो ये सोचना कि इंटरव्यू कितना इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू मैटर करता ही करता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं, क्या पहन के जाएं, क्या ड्रेस कोड है। देखिए, इतना कोई स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड होता नहीं है, क्योंकि आप अगर यूपीएससी में जाएंगे तो यूपीएससी में देखेंगे कि साउथ इंडिया के लोग हैं वो थोड़े अलग टाइप के कपड़े पहन के आते हैं, नॉर्थ इंडिया के अलग रहता है, लेकिन सिंपल है कि वो डिसेंट ड्रेस होनी चाहिए। और जो प्रचलन में है, जो ऑफिशियल है, भी शर्ट है वो लाइट कलर की और पैंट है वो या ट्राउज़र है वो डार्क कलर का। ट्राउज़र फॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि ऑफिशियल में फॉर्मल ट्राउज़र ही चलता है। जो एकदम ऐसे हाईली फैशनेबल, ऊंचा या बहुत स्लिम है वह अच्छा नहीं माना जाता। चूँकि इंटरव्यू अब नवंबर लास्ट तो हो ही गया, दिसंबर लास्ट या जनवरी में इंटरव्यू होने की संभावना है, तो उसमें आप बेहतर यह है कि आप सूट पहन के जाएं, यानी कोट पैंट पहन कर जाएं, ब्लेजर पहन के जाएं, टाई लगा कर जाएं, सबसे अच्छा है। पुरुषों के लिए सूट सबसे बेहतर है। महिलाओं के लिए साड़ी होती है, और साड़ियों के जो टाइप्स हैं उन पर अपना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है नहीं, तो आप कोई किसी महिला अभ्यर्थी से ये पता कीजिए। साक्षात्कार पैनल में आरपीएससी में 3 लोग होते हैं। एक आरपीएससी का चेयरपर्सन या मेंबर और 2 एक्सपर्ट्स होते हैं जो सामान्यतः राजस्थान की यूनिवर्सिटी की या आसपास के जो राज्य हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स होते हैं, और कई बार कॉलेजेस के प्रोफेसर्स को भी बुलाते हैं। तो 2 एक्सपर्ट होंगे और 1 मेंबर होता है। सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे एक्सपर्ट्स पूछते हैं जो आपके लेफ़्ट और राइट साइड में बैठते हैं,
और जीके से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड आपकी स्कूलिंग, कॉलेज लाइफ, सामान्य जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस मेंबर पूछते हैं। मेंबर्स के हाथ में मार्क्स होते हैं, एक्सपर्ट्स सिर्फ और सिर्फ प्रभावित कर सकते हैं, अंतिम रूप से मार्क्स मेंबर देते हैं। ऐसा देखिए, आरपीएससी का ये जो प्रोटोकॉल है, प्रोसेसेज हैं, ये बदलती रहती हैं, इतना इनका कोई फुल प्रूफ सबूत अपने पास नहीं है, लेकिन सुनने में ऐसा ही आता है कि भी मेंबर्स के पास होते हैं, एक्सपर्ट सिर्फ अपने मार्क्स देते हैं, वो उनकी जो अंतिम निर्णय तक पहुंचने के मेंबर का है उसको प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन फाइनल से मेंबर का रहता है। रूम में घुसते समय संबोधन यानी क्या बोल के घुसें, मे आई कम इन सर, मैडम, जो भी आपको लगे कि बी बोर्ड आपका मैडम का है तो मे आई कम इन मैडम, सर। घुसने के बाद में जो गुड मॉर्निंग, इवनिंग, नमस्ते जो है वो आप बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप गुड मॉर्निंग ही बोलें, इंग्लिश में ही बोलें, आप नमस्ते बोलिए, नमस्कार बोलिए। अगर पुरुष और महिला दोनों हैं बोर्ड में तो अलग अलग आप नमस्ते मैडम, नमस्ते सर। जो आपका बात करने का तरीका रहे उसमें आई कांटेक्ट मस्ट है। अगर आप एक्सपर्ट 1 ने आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आप आंसर का रिप्लाई देते समय आप सभी मेंबर से लगातार नहीं तो एक बार एटलीस्ट आप आई कांटेक्ट इस्टेब्लिश कीजिए। तकिया कलाम, तकिया कलाम वो होता है जो अक्सर हम हर व्यक्ति का एक ही बात का बार बार बोलना, कुछ फ्रेजेज हैं, कुछ पदबंध होते हैं, उनको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो ये पदबंध आपको एक तरीके से आपकी लैंग्वेज पे या आपके फ्लो को कमज़ोर करते हैं। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम इन तकिया कलाम का इस्तेमाल ना करें, हम इनको अपने कॉन्टेक्ट में पहचानें। यह कैसा भी हो सकता है, जैसे एक व्यक्ति ये कह सकता है कि अगर रैशनली सोचें तो हर बात में अगर रैशनली सोचें तो, अगर रैशनली सोचें तो, सामने वाला ये कहेगा कि तो अगर इमोशनली सोचें तो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। ये हमें नहीं करना चाहिए। अजीब हरकतें, एक्टिंग नहीं करना चाहिए, जैसे सर खुजलाना, पैर हिलाना, बार बार हाथ को पॉकेट में डालना या सोचने का अभिनय करना, जैसे पढ़ के तो आया हूँ मैं पर याद नहीं आ रहा है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो इस प्रकार की जो गतिविधि हैं वो इमेच्योर मानी जाती हैं और अच्छी नहीं मानी जाती। अगर आपको नहीं आता है तो मना कर दीजिए। बी कॉन्फिडेंट, स्माइल के साथ रहिए और डरने की कोई बात नहीं है। आप एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं तो आपको नॉलेज पर कोई शंका नहीं है। अब चूंकि ये एग्ज़ाम है, इसमें हम एग्जामिनेशन में जीके का पेपर फाइट करते हैं, तो इंटरव्यू में जीके कितना रहेगा और वो क्या रहेगा। देखिए, हमारी जो भर्ती हुई थी उसमें जो जीके रहा था, तो आशा है कि वही पैटर्न यूपीएससी अक्सर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के जो एग्ज़ाम होते हैं, जो भी सब्जेक्ट के लिए ले रहे हैं, हमें ले रहे हैं तो हमें ले रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के लिए ले रहे हैं, तो यही फॉलो करती है। बाकी आपको शुरुआती इन डेज में रुझान पता लग जाएंगी। हमारे टाइम जिस ज़िले से आप आते हैं उस ज़िले का जनरल नॉलेज, यानी जिस ज़िले में आप आते हैं, इसका मतलब आपका डोमिसाइल, बर्थ, आपकी स्कूलिंग, आपका कॉलेज एजुकेशन, आपका अगर वहाँ जॉब है, तो यह सब जिस ज़िले से है वह जिला आपका तैयार होना चाहिए। और इनमें सामान्यतः स्टार्ट यहाँ से होता है। इस प्लेस के बारे में आपने सुना है, ये जगह आप गए हैं, यहाँ के ये नेता थे, ये बड़े लोग थे, इसका आपने सुना है, इनका क्या योगदान था। जैसे झुंझुनू से आप अगर हैं या खेतड़ी से अगर आप हैं तो खेतड़ी से आ जाता है विवेकानंद का नाम, तो स्वामी विवेकानंद पर क्वेश्चन राइज हो जाता है। अगर आप हनुमानगढ़ से हैं तो धार्मिक प्लेसेज में मान लीजिए गोगामेडी क्या है, तो इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो आपसे बोर्ड मेंबर पूछता है। और ये क्वेश्चंस मैटर करते हैं क्योंकि अंतिम रूप से निर्णायक शक्ति कौन है, आरपीएससी का मेंबर। दूसरा, जीके जो करंट अफेयर्स का जीके है वह पूछ सकते हैं भले ही आप सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज कृषि कानून वापस लिए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो कृषि कानून का वैसे सब्जेक्ट से कोई संबंध ना हो, लेकिन चूंकि यह करंट अफेयर्स है
और बहुत ही हॉट टॉपिक है। तो इस प्रकार का करंट अफेयर्स हमारा तैयार होना चाहिए, भले ही वह हमारे डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड ना हो। ये वह करंट अफेयर्स है जो मेन स्ट्रीम का है, जो एक तरीके से पॉलिटी का या इकोनॉमी का, पॉलिसी का महत्वपूर्ण है। ऐसे ये नहीं कि नियुक्तियां या जो अपने वन डे एग्जाम के लिए जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं वो नहीं पूछा जाएगा कभी भी। वो नहीं पूछा जाएगा कि भैया किस व्यक्ति को वहाँ नियुक्ति दी है, ये नहीं पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान की। जीके हमें अपने डिस्ट्रिक्ट का करना है और डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ हमें करंट अफेयर्स में जो पॉलिटिकल साइंस है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो उस समय अगर किसी राज्य में सरकार गिर गई दल बदल की वजह से, तो दल बदल का पूरा कानून ही आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। वैसे ही अगर किसी आप इंटरव्यू दे रहे हैं और हो सकता है 2-4-5 दिन पहले कहीं कोई चक्रवात आ गया और वह चक्रवात एकदम ट्रेंड से हटकर था, उस समय चक्रवात आते ही नहीं। तो एक ज्योग्राफी के विद्यार्थी के लिए चक्रवात, प्रति चक्रवात, उस समय जो ज़्यादा बारिश हुई उसकी क्या वजह है, इस प्रकार से करंट अफेयर्स है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। राजनीति विज्ञान में सामान्यतः जाते ही कुछ प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे क्या पढ़कर आए हो, आपका फेवरेट विषय क्या है। तो क्या पढ़कर आए हो, आपका फेवरेट विषय क्या है, ये बड़े दुविधा वाले और आपको फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं। इसमें अगर आप ये कहते हैं कि सर मेरा फेवरेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फिर आपका एक्सपेक्टेशन है वो हाई हो गया, यानी आपको उस पर आना चाहिए बहुत अच्छा। और क्या पढ़कर आए हो, तो डेफिनेटली हम पूरा ही पढ़कर आते हैं सिलेबस। तो इनके आंसर थोड़ा हम्बल ही रहें कि मैं पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा प्रत्येक पोर्शन पढ़ के आया हूँ और मुझे सभी सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। राजनीति विज्ञान का कोई भी एक पोर्शन की भी यह मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है या इसमें मेरी ज़्यादा विशेष अभिरुचि है। यह वही बोलिए जिस पे आपको लगता है कि आप क्वेश्चंस को डिफेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप ये बोलते हैं कि मुझे तो थॉट अच्छा लगता है, तो मेरा ये मानना है कि थियरी टाइप के, थॉट टाइप के जो होते हैं उनको डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़े जैसे भारत का संविधान है या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, इस प्रकार के टॉपिक हैं वो इजी हैं। अपने आसपास राजनीति विज्ञान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आसपास राजनीति विज्ञान, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप नागौर से हैं तो 1959 का जो भारत में स्थानीय गवर्नमेंट का यानी नगर जो ग्राम पंचायत था उसका जो उद्घाटन हुआ था वो राजस्थान से हुआ था, क्योंकि उस समय जो मंत्री थे वो राजस्थान के मिर्जा जी थे। यह क्वेश्चंस हमारे टाइम बहुत लोगों से पूछा गया। तो अगर ऐसी कोई घटना जो पॉलिटिकल साइंस के लिए महत्वपूर्ण है और वह आपके आसपास घट रही है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप राजस्थान के वासी हैं और राजस्थान में कोई ऐसे पॉलिटिकल थिंकर या राइटर की डेथ हो जाती है जिसने राजस्थान पे अच्छा काम किया है, तो आपसे वह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपके आसपास इर्द गिर्द जो राजनीति विज्ञान है वह भले ही समसामयिक में घट रही हैं या इतिहास की हैं, वो महत्वपूर्ण है। जैसे आप राजस्थान के किसी ऐसे प्रांत में आते हैं जो पहले राजस्थान का नहीं था, बाद में उसे राजस्थान में ऐड किया, या ऐसी कोई विशेष पॉलिटिकल एंटिटी आपके यहाँ हुई हैं जिनका राजस्थान में नाम है, तो यह सब आपके आसपास का जो पॉलिटिकल साइंस है यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है। समसामयिक राजनीति विज्ञान, जैसे मैंने बताया कि करंट अफेयर्स में जो पॉलिटिकल साइंस घट रहा है वह महत्वपूर्ण है। जैसे कुछ ऐसे संविधान संशोधन, लास्ट के जो संविधान संशोधन हो रहे हैं महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, या जैसे कहीं दल बदल हो गया या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई टिप्पणी कर दी
जो लैंडमार्क हो, या किसी लैंडमार्क का घटना से पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हो, उसकी डेथ हो गई, इस वजह से वह न्यूज़ में आ गया। तो करंट अफेयर्स में जो पॉलिटिकल साइंस रहती है वह इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको करंट अफेयर्स कई पर्पज़ के लिए उसका इस्तेमाल करना है। आपके शोध कार्य से संबंधित जो प्रश्न है, अगर आप एमफिल या पीएचडी हैं तो जाते ही, हाँ, शोध कार्य से संबंधित सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग अपना जो डेजिटेशन है वो लेके जाते हैं साथ में, अपने पब्लिश्ड पेपर हैं वो साथ में लेके जाते हैं। मैं भी मेरा डेजिटेशन एमफिल का साथ में लेकर गया था। अब ले जाना चाहिए, ये कोई प्रोटोकॉल में है, ये इतना मुझे भी नहीं पता, शायद सारे लेके जाते हैं इसलिए मैं लेके गया था। तो आपका शोध कार्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि चूंकि वह आपका शोध है इसलिए आपसे उसमें डेप्थ एक्सपेक्टेड होती है। अपने यहाँ शोध इतना गंभीर तरीके से होता नहीं है। राजस्थान के जो विश्वविद्यालय हैं उनको अगर अधिकांश जो देखा है वो थोड़ा इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी आप शोध पर जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, जैसे आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, आपका निष्कर्ष क्या है, आपने यह शोध क्यों किया, तो इस प्रकार के प्रश्न सामान्यतः एकदम ही मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है और कई बार यहीं पर बात खत्म हो जाती है। तो अपने शोध कार्य से रिलेटेड आप उसको पक्का तैयार करके जाएं। अगर ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो इनका बड़ा नेगेटिव इम्प्रेशन है, क्योंकि यह शोध आपका है और शोध किया है, इसका मतलब आपने सोच समझकर पूरी एनर्जी और पूरे समय के साथ किया है। तो ये नहीं कह सकते कि साहब ये मेरा देखा हुआ नहीं है या ये मेरा नहीं है। और इसमें कहीं ना कहीं एक मोरालिटी जुड़ी हुई है कि अगर आप शोध का आंसर नहीं दे पाते, इसका मतलब आप नैतिक रूप से आपने सही काम नहीं किया, आपने चोरी की है, या आपका काम है वो पेस्ट है, कॉपी पेस्ट है, या काम अच्छा नहीं है। स्नातकोत्तर में यानी पीजी में, एमए में अगर आपके पास कुछ ऑप्शनल विषय रहे हैं तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैंने ये देखा है कि अगर जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी से आप एमए करते हैं, मैंने तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था, तो हमारे वाले ऑप्शनल तो ज़्यादा डिस्कस नहीं रहते, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी से जो एमए करते हैं उनके यहाँ डिप्लोमेसी का एक पेपर लगता है। और डिप्लोमेसी शायद अपने से जो पहले जनरेशन वाले पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जो टीचर्स हैं, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता था, क्योंकि अब तो डिप्लोमेसी पे इतना ज़्यादा जोर है नहीं। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी तो पेपर ही ऑफर नहीं करता है डिप्लोमेसी का। तो डिप्लोमेसी पे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपके पास ऐसा कोई ऑप्शनल है जो एमए में हो, क्योंकि कई बार एमए के पेपर पूछ लेते हैं और जैसे एमए के पेपर पूछते हैं आप ये कहेंगे कि हाँ वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, इन पर तो कोई जाएगी नहीं क्योंकि तो सभी के लगते हैं। और जैसे आप ये कहते हैं कि अफ्रीकन स्टडीज़ या ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी इन एंशिएंट इंडिया, कुछ भी ऑप्शनल, जो भी आपका ऑप्शनल है, तो उस पर नज़र जाती है और उस पर स्पेशल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो भी इसीलिए क्योंकि वह माना गया है कि वह आपकी अभिरुचि की वजह से आपने वो लिया था, और जिस चीज़ में अभिरुचि होती है उसमें आदमी अच्छा करता है। लोकप्रिय राजनीति विज्ञान, यानी राजनीति विज्ञान में भी कुछ चीज़ें लोकप्रिय होती है, जैसे ईस्टर्न का मॉडल है, तो या कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है। तो जो इंटरेस्टिंग है, हर कोई जानता है, वह राजनीति विज्ञान आपको पक्का आना चाहिए। लैंडमार्क घटनाएं, जो जिन घटनाएं, जैसे केशवानंद भारती का केस ले लीजिए, या कुछ भी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं, उत्तर व्यवहारवाद की घोषणा ले लीजिए, ये जो घटनाएं हैं ये इम्पोर्टेंट्स हैं। लैंडमार्क शोध कार्य, राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण हिस्से, यानी एक तो इंटरव्यू के लिहाज से पूरा सिलेबस नहीं किया जा सकता, संभव नहीं है। सारा राजनीति विज्ञान आप कैसे करेंगे, और सारे से क्वेश्चंस आते भी नहीं हैं। जैसे आपसे कोई ये नहीं पूछने वाला कि 1919 के अधिनियम में क्या प्रावधान था, भले ही कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अपने हिस्से में लगता हो। तो हमें कुछ आइडेंटिफाई करने होते हैं। अगर हम आइडेंटिफाई करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था
इंडियन पॉलिटी तो इम्पोर्टेंट है ही, पूरा ही है। आप इंडियन पॉलिटी में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और उनमें आप अक्सर इंटरव्यू में कोई पूछे हुए क्वेश्चंस के लिहाज से अगर देखें तो आर्टिकल्स वगैरह कभी नहीं पूछे जाते, एकदम जो बारीकियां हैं वो कभी नहीं पूछी जाती कि अगर लोकसभा में पारित विधेयक पारित हो गया और लोकसभा का विखंडन वो विभाजन सॉरी अगर लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया तो क्या क्या होगा। तो इस प्रकार से बारीक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ क्या है, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविज्म क्या है। तो इस प्रकार से प्रश्न जनरल है वो पूछे जाते हैं। वेस्टर्न थिंकर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वेस्टर्न थिंकर प्लेटो 2 मार्क्स, यानी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है जबकि सिलेबस में 18 लगाए हुए हैं, क्योंकि जो पुराने जो एक्सपर्ट्स आते हैं उनके टाइम और वो जिनको पढ़ा रहे हैं, यानी जिनको कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तो उनको ज़्यादातर यही लग रहा है प्लेटो 2 मार्क्स, तो ज़्यादा फोकस प्लेटो 2 मार्क्स पे ही रहता है, कोई हैबरमास पूछने वाला नहीं है। कौटिल्य, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, लोहिया, इस टाइप के जो इंडियन थिंकर है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुक्र जैसे पर कोई फोकस नहीं करता, कोई नहीं पूछता गोखले जी ने क्या कहा, ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में थियरी, देखिए राजस्थान के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में थियरी पे कम काम हो रहा है। इवन अपनी जो पुस्तकें हैं उनमें भी नियो रियलिज्म, नियो लिबरलिज्म वहाँ जाके ख़त्म हो जाती है। RS आडा सर ने बहुत अच्छा काम किया है, फिर भी थियरी को वो उतना ज़्यादा स्पष्ट नहीं करते जितने थिंकर हैं उनके लैंडमार्क काम क्या है, यानी फैक्ट्स ज़्यादा सर्व करते हैं, सिद्धांत कम समझाते हैं। तो ये थियरी का पोर्शन है वो कमी है, लेकिन जितना भी है वो हमें आना चाहिए, भले ही सिलेबस में ना आए। लैंडमार्क घटनाएं, भले ही क्यूबा की घटना हो, वियतनाम का युद्ध हो, या ट्रूमैन पॉलिसी, लेकिन जो पॉपुलर है वह ज़रूरी है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो सार्क वार्क से लेकर के जितने भी सिलेबस में है और जो करंट अफेयर्स में है वो महत्वपूर्ण है। राजनीति विज्ञान के टॉपिक कैसे तैयार करें, देखिए अब तक जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन सर्व किए जाते हैं कि 1 2 3 4, यानी ये चीज़ आप क्या ये चीज़ यह है आप जानते हो, क्या ये है ये आप जानते हो, पॉलिटिकल कल्चर क्या यह है आप जानते हो, यानी अपने से ये पूछा जाता है कि आप यह जानते हो या नहीं जानते हो। जबकि अब आपसे ये पूछा जाएगा कि इसके बारे में आप क्या जानते हो। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। जब क्वेश्चन का प्रारूप है कि इसके बारे में आप क्या जानते हो, तो हमें चीज़ों को परिभाषित करना आना चाहिए। आप फ्रीडम के बारे में आपने 10 किताबें पढ़ रखी हैं, आप अधिकारों के बारे में 20 आर्टिकल आपने पढ़ रखे हैं, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है अधिकार क्या है, या राजनीति विज्ञान क्या है, दर्शन क्या है, संविधान से आप क्या समझते हैं, संविधानवाद से क्या तात्पर्य है, जुडिशियल एक्टिविज्म से आप क्या समझते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर से क्या तात्पर्य है। तो ये जो क्या तात्पर्य है, क्या है, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ क्या है, 5वीं शेड्यूल 5 क्या है, शेड्यूल 6 क्या है, तो ये जो क्या है से तात्पर्य है, ये शुरुआती क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा मात्रा में भी यही क्वेश्चन होते हैं और सबसे ज़्यादा मैटर ही यही क्वेश्चन करता है। तो इस वजह से हमें चीज़ों को परिभाषित करना आना चाहिए। और परिभाषा के दौरान हमें यह रहे कि एक तो हम कोई कंट्रोवर्शियल बात ना बोलें, यानी कोशिश रहे कि हम प्रगतिशील ही रहें। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये कहा है कि आप जातिवाद से क्या समझते हैं, तो जातिवाद की हम वही परिभाषा दें जो एकेडमिशियन ने दी है, ना कि कोई एकदम सड़क छाप पत्रकार की भाषा।
कंट्रोवर्सी ना हो, दूसरी विरोधाभास ना हो। हम बोलते बोलते ऐसे बोल जाएं कि पहली लाइन में हमने कुछ और बोला है और दूसरी लाइन में हम कुछ और बोल रहे हैं। तो विरोधाभास इस बात का प्रमाण है कि बस ऐसे ही चीज़ों को जोड़ जोड़ के पेल रहे हैं, लेकिन उसमें कोई आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो विरोधाभास किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। जैसे राजनीति विज्ञान, आप ये कहें कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, तो गलत नहीं है, ये परिभाषा सही है एकदम। लेकिन आप अगर ऐसे बोलें कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है और इसमें हम पॉलिटिकल कल्चर के साथ साथ राजनीति जाति को कैसे प्रभावित करती है इसका अध्ययन करते हैं, तो आपने शुरुआत में तो कहा है कि सिर्फ राज्य का अध्ययन है और बाद में आप राज्य के अलावा इसमें और बहुत सारी चीज़ें घुसेड़ रहे हैं। तो यह विरोधाभास नहीं होना चाहिए। क्या है और सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस क्षेत्र में, जैसे पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, वो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है आप ये कीजिए, जैसे पॉलिटिकल कल्चर है तो पॉलिटिकल कल्चर सिंपल से सिंपल डेफिनेशन कि लोग अपने नेताओं को के प्रति क्या रवैया रखते हैं, यही पॉलिटिकल कल्चर है। और उस पर आप अपना कोई लैंडमार्क, जैसे सिविक कल्चर आमंड एंड वर्बा का काम है, उसको आप सजेस्ट कीजिए। 1963 में ये किताब आती है और ये 3 तरीके से विभाजन करते हैं। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं तो सेम टाइम आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि वो ये पूछेंगे कि इंडिया किस टाइप की पॉलिटिकल कल्चर है और क्या उन्होंने इंडिया को उसमें रखा है, और अगर इंडिया को आप सब्जेक्ट कल्चर मानते हैं तो क्यों मानते हैं, और अगर इंडिया को आप ये मानते हैं कि इंडिया सिविक कल्चर है तो क्यों मानते हैं। तो इस प्रकार से ये काउंटर क्वेश्चंस आपके आंसर से ही निकलते हैं। तो पहले ही आपको इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए और पढ़ते समय ही आपको ये देखना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें यह संभावित काउंटर क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चंस पूछने के साथ साथ जो हमारे टाइम इंटरव्यू में था वो इस बार भी होने की पूरी संभावना है कि आपको एक टॉपिक ब्लैक बोर्ड पर जाकर पढ़ाना है। ब्लैक बोर्ड यानी वहाँ वाइट बोर्ड होता है, आपको जो स्केच है उसे पढ़ाना है। तो ये जो पढ़ाने वाला काम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो और आपकी टीचिंग स्किल है वो उनको इम्प्रेस कर सकती है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जैसे क्वेश्चन आना से ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन बताना, वैसे ही आपकी जो टीचिंग स्किल है वह आपके सब्जेक्ट नॉलेज से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें ध्यान देने वाली जो बात है वह पहली है विषय का चयन। देखिए, विषय का चयन आपको उनको विषय की नाम से चमकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये कहेंगे कि मैं तो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी समझाऊंगा वाल्जर का, तो पहले ये चेक कर लीजिए कि आपको भी 3 लाइनों के अलावा कुछ एक्स्ट्रा आता है क्या, और क्या उसके इर्द गिर्द वाला आता है। आप कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की बात करेंगे तो क्या आपको उससे पहले फॉर्मल इक्वालिटी और सब्सटेंटिव इक्वालिटी वो सब आता है? नहीं आता है। तो उस स्थिति में आपको उस प्रकार का सब्जेक्ट चयन नहीं करना है। मेरी तो राय ये है कि आप, चूँकि राजनीति विज्ञान का कोई अंत नहीं है और राजनीति विज्ञान सिर्फ अपने जो ये पुस्तक पढ़ते हैं सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत अथाह भंडार है। तो उस केस में हमें फिलोसॉफिकल टॉपिक्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि फिलोसॉफिकल टॉपिक्स में डिफाइन करना और सामने जो एक्सपर्ट्स हैं उनको संतुष्ट करना मुश्किल काम होता है। तो टॉपिक हम थोड़ा फैक्चुअल टाइप का लें जिसको हम अच्छे से समझा सकते हैं, और कोई काउंटर क्वेश्चन होता है तो वो भी हम कर सकते हैं। एटलीस्ट हम उसमें इस कदर ना उलझें कि हमारी बोलती बंद हो जाए। फिर जैसे अगर आप फिलोसॉफिकल क्वेश्चन लेते हैं तो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन में तो इस कदर उलझ सकते हैं कि लास्ट में आपने पहले जो बोला था वो विरोधाभास हो गया, फिर आप कुछ और बोल रहे हैं। तो टॉपिक थोड़ा फैक्चुअल टाइप का रहे, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ले सकते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ले सकते हैं। जैसे मैंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ाया था। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मेरे को, मैं 20-25 दिन पहले कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था, जो प्रोसेस थी, जो उनके राज्यों में प्रोसेस का जो चयन था,
किस में कहाँ प्राइमरीज होते हैं, कहाँ क्या होते हैं, उससे रिलेटेड कैसे पॉपुलर वोट के बिना मतदान जीत सकता है, जो संभावित क्वेश्चंस थे वो मैंने सोच सोच के प्रिपेयर किए, नोट्स बनाए और वो टॉपिक मैंने पढ़ाया। परिचय दे थोड़ा सा कि भी आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है इस टाइप का कि बच्चों आज हम ये पढ़ेंगे, इस टाइप की एक्टिंग करने की, ओवर एक्टिंग की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ाते समय हैंड्स मूवमेंट कर सकते हैं, हैंड्स मूवमेंट कोई बुरा नहीं है। हाँ, इतने भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि आपके हाथ ही हिल रहे हैं। और इसके साथ जो भी टीचिंग के लिए इसेंशियल है आप बोर्ड पर लिखिए, ज़रूरी नहीं है पूरा लिखें, सिर्फ एडिंग्स लिखिए और उन एडिंग को एक्सप्लेन कीजिए। इंग्लिश का कंटेंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में भी लिखिए, या हिंदी में लिखिए, इंग्लिश आप ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि आप अगर आप पूरा इंग्लिश में लिखते हैं तो फिर आपसे एक्सपेक्टेशन इंग्लिश की है। तो ये मेरा मानना है कि सब्जेक्ट को, हाँ, जो टॉपिक आपको पढ़ाना है उसकी आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए। अब हम लास्ट बातों पे आते हैं कि मना कैसे करें। मना करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा, कई लोग ये कहते हैं कि मैंने कोई गलती थोड़ी की है जो मैं सॉरी बोलूँ। सॉरी गलती के लिए नहीं होता है, सॉरी होता है कि आप हम्बल तरीके से बोल रहे हैं। तो आप अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कह सकते हैं कि सॉरी सर, मैं पढ़ के नहीं आया, सॉरी सर, मैंने सुना हुआ भी नहीं है, जो सच्चाई है, कोई उसमें वो नहीं है। आपसे अगर कोई मान लो कि सर नहीं सर, मैंने ये सुना ही नहीं आज तक, क्या गलत है उसमें? आपने क्या सारी राजनीति विज्ञान सुनी है? तो जो भी है, हाँ, अगर बहुत सामान्य चीज़ है और आपको याद नहीं आ रही है तो उसको आप ये मत कीजिए कि मैंने सुना ही नहीं है, कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, पढ़ा है लेकिन अभी मैं रिवाइज नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से आप मना कर सकते हैं। स्माइल के साथ ही कीजिए, थोड़ा हम्बल होके ही मना करना चाहिए। अगर पैनल के साथ किसी विषय पर बहस, यानी कई बार क्या होता है कि पैनल के जो मेंबर हैं वो आपसे पूछते कम हैं और बताने ज़्यादा लग जाते हैं, यानी आपको समझाने लग जाते हैं, और या वो आपकी किसी बात से सहमत नहीं होते हैं तो उस पर वो आपसे बहस करने लग जाते हैं। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? जब वो आपसे बहस करते हैं या सहमत नहीं होते हैं आपकी बात पे, तो आपको विनम्र होकर के आप अपनी बात रखिए, और उसके साथ साथ जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि आप उनकी बात को अच्छे से सुने। अगर आप उनकी बात को सुनते नहीं हैं, यानी अगर आप अच्छे श्रोता नहीं हैं, तो यह आपकी बहुत बड़ी कमी है और वो एक तरीके से बोर्ड का अपमान भी है। तो कितना ही वो आपकी बात से वो विरोधी हों, आप उनकी बात को विनम्र तरीके से सुने। हाँ, अगर आप उनसे सहमत नहीं हैं तो आप स्माइल के साथ भले ही उनकी बात को खारिज कर दीजिए, बशर्ते आपके पास वैलिड पॉइंट हो। सिर्फ और सिर्फ एकदम रूढ़िवादी तरीके से या सन की तरीके से खारिज करने से ये अच्छा नहीं है। हाँ, अगर आप रियली बिलीव करते हैं, पर वो स्टैंड पॉइंट है वो आपका प्रोग्रेसिव स्टैंड पॉइंट ही होना चाहिए। राजनीतिक विषयों, समसामयिक विषयों पर अपनी राय कैसे दें? ये जो आपकी राय है यह इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए, यानी आपको थोड़ा उसका सूचना होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन आपके पास उसकी होनी चाहिए, और यह प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। जैसे आप महिला के आरक्षण की बात चले या महिलाओं का लोकसभा में या राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन की बात चलें, और आप ये कहें कि साहब मैं तो मानता हूँ कि महिलाओं को घर पे ही रहना चाहिए, तो यह बात आपके फेवर में नहीं है। इंटरव्यू आप इंग्लिश इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको आती है, हिंदी मानक खड़ी बोली में बोलिए और कोशिश कीजिए उच्चारण आपका सही हो। मैंने कई राजस्थान में इनकी बात कर रहा हूँ, कई साथियों को देखा है, क्योंकि अपने जो रीजनल डायलेक्ट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा हावी होते हैं कि उनकी वजह से दिक्कत होती है। जैसे मनुस्मृति, जब आप मनुस्मृति बोलेंगे तो दिक्कत होगी। मनुस्मृति, संस्कृत, फेस्ट, आपती। तो आप कोशिश कीजिए कि जो उच्चारण है शब्द का वो बोले, खड़ी बोली में जो उच्चारण है वो बोले। शब्द भाषा का अपना महत्व है। हाँ, इंग्लिश आजकल हम जो ये खिचड़ी बोलते हैं यह इतना गलत नहीं है जितना गलत उच्चारण है। अगर आप ये कहते हैं सर कॉन्फिडेंस नहीं है,
तो इतना इशू नहीं है। जैसे मैंने ही बोल दिया इतना इशू नहीं है, ये इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। हाँ, अगर आप ये बोलते हैं कि जैसे कोई भी गलत उच्चारण बोलते हैं, अक्सर लोग बोलते हैं, तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। तो ये था इंटरव्यू के लिए मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच।